एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। तो आज हम लोग वन शॉट में करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में हम क्या क्या करने वाले हैं, देखो सिंपल हमें यूज़ करना है कि बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। हमने एक्चुअली में प्रोसेसेस सब पढ़ लिए, पर एक्चुअल में हमें फील्ड वर्क पे यूज़ तो करना है, कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी को हम थेरेप्यूटिक्स में यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी भी डिजीज़ को क्योर करने में, ठीक है। दूसरा डायग्नोसिस में, डायग्नोसिस मतलब पता लगाने में डिजीज है या नहीं है। फिर आता है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में क्रॉप्स में हम पढ़ेंगे बहुत सारे, वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। फूड के प्रोसेसिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। बायो रेमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं डिग्रेडेशन में, ठीक है, उनका रेट बढ़ाने में। नेक्स्ट एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे हमारे फील्ड से जहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी को इन रियल लाइफ यूज़ कर सकते हैं, हमने यूज़ किए भी है। बस इस चैप्टर में हमें दो पढ़ने हैं, मेडिसिनल और एग्रीकल्चर। इस चैप्टर में हमें यहीं तक लिमिटेड रहना है। अब हम आ जाते हैं कौन कौन से क्रिटिकल रिसर्च एरियाज है बायोटेक्नोलॉजी में, जहाँ पर अभी भी रिसर्चेस चल रही है, डेवलपमेंट चल रहे हैं, प्रोसेसेस, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, हम ऑर्गेनिजम्स को एज अ कैटलिस्ट यूज करना चाह रहे हैं किसी भी प्रोसेस को आगे तेज करने में, रेट बढ़ाने में। फिर आते हैं ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू वर्क। अब कैटलिस्ट को प्रॉपर कंडीशंस भी चाहिए, जैसे हमने पढ़ा केमिस्ट्री में कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, सब कुछ चाहिए तभी वो काम कर पाएगा। तो एक सूटेबल एनवायरनमेंट हमें प्रॉपर देना है। हमें और क्या करना है, डाउन स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजीज को भी इम्प्रूव करना है। डाउन स्ट्रीमिंग में हमने क्या पढ़ा था, डाउन स्ट्रीमिंग में हमने पढ़ा था कि हमारे पास आते हैं सेपरेशन टेक्निक्स, प्योरिफिकेशन टेक्निक्स, जो भी हमें मार्केटिंग में, मार्केट में लेकर आना, उसके पहले जो भी टेक्निक्स हमने यूज़ किए, आफ्टर प्रोडक्शन हो गया, निकाल लिया वहाँ से, एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बीच में जो प्रोसेसेस होते हैं एक्सट्रैक्शन और मार्केट में लेकर आने से पहले, डाउन स्ट्रीमिंग में आते हैं, ठीक है, उसको भी हमने इन्हांस करना है। अब हम आ जाते हैं कि एक्चुअली में हमने हमें ऐसे क्या एडवांटेजेस मिले जिसकी वजह से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये 2 मिनट का काम है मैगी बनाने जैसा कि बस कर लिया हमने। लाखों रुपए खर्च होते हैं, बहुत सारे परमिशंस लगते हैं, टाइम लगता है, एनर्जी लगता है, मैन पावर लगता है, ठीक है। तो कुछ तो फायदा होना चाहिए तभी हम कर रहे हैं, ऐसे ही तो मजे मजे के लिए नहीं करना चाह रहे हैं। तो हमें क्या क्या फायदा मिलता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या क्रॉप्स अगर हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, जब बनाते हैं, तो उससे एक तो वो टॉलरेंट हो जाते हैं टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। जैसे अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया या पानी बिल्कुल नहीं मिल रही है, बहुत कम पानी मिल रहा है, तो क्या प्लांट उनमें भी सर्वाइव कर पाएंगे? नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल प्लांट्स तो नहीं करेंगे, पर हमने उनके जीन्स में कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए हैं कि अब वो सर्वाइव कर जाएंगे, तो वहाँ पर उनके टॉलरेंस लेवल हमने बढ़ा दिया है, ठीक है। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, हम पढ़ेंगे कि अब हमें पेस्टिसाइड ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, प्लांट्स में पेस्ट आ रहे हैं उनको इन्फेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, या पेस्ट आ रहे हैं खुद ही मर जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने जीन्स इंट्रोड्यूस किए हैं। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, हमने क्रॉप्स उगा लिए जैसे टमाटर, ठीक है, टमाटर के केस में क्या होता था, हमने टमाटर को हार्वेस्ट कर लिया, अब उसे रख दिया हमने स्टोर हाउस में, बड़े बड़े गोदाउन्स में। तो टमाटर की ना एक शेल्फ लाइफ होती है कुछ दिन में, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कुछ दिन में वो खराब हो जाते हैं। हमने क्या किया, उसमें ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस किए जिसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई है। अब वो कुछ दिन से कुछ महीनों पर आ गए हैं, कुछ महीने में वो अब खराब होंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर यूज निकाला है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज, प्लांट्स मिनरल तो एब्जॉर्ब कर ले रहे सॉइल से, क्या वो सारे के सारे मिनरल को सही जगह पर यूज कर पा रहे थे पहले? नहीं, अब कर पा रहे हैं, ठीक है। इनहैंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, जैसे हमने बनाया गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में हमने विटामिन ए वाले जीन इंट्रोड्यूस किए कि अब हमें चावल खाने से सिर्फ स्टार्च नहीं मिल रहा, विटामिन ए भी मिल रहा है, तो न्यूट्रिशन को हमने बढ़ा दिया, इनहैंस कर दिया, ठीक है। अब आते हैं हम एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हमने यूज तो किया है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। पहले एग्रीकल्चर किस तरीके से चलता था, मतलब हमने अभी तक क्या क्या टेक्निक्स यूज किए हैं एग्रीकल्चर में अपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। नॉर्मल पहले जो चलता था ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमने काऊ डंग ऐड करना शुरू किया भाई, कि एज अ मैन्योर ऐड कर रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के छिलके वगैरह ऐड करना यूज़ किए, ह्यूमस बढ़ा रहे हैं, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग।
जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया हमने पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स ऐड करना शुरू किया ताकि हम अपने प्लांट को बचा सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। फिर आते हैं हम और एडवांस्ड वर्जन पर, जहाँ पर हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स को हम लेकर आए। अब हम जीन्स में चेंजेस कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर जा रहे हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन क्रॉप्स का बीटी कॉटन हमने बनाया। बीटी कॉटन कॉटन प्लांट है। कॉटन प्लांट को कौन परेशान कर रहे थे? इंसेक्ट्स। कुछ इंसेक्ट्स थे जिनमें कैटेगरीज है लेपिडोप्टेरन्स। लेपिडोप्टेरन्स में आते हैं टोबैको बर्ड वॉर्म, आर्मी वॉर्म। दूसरे कोलियोप्टेरन्स, इनमें आते हैं बीटल्स। थर्ड है डिप्टेरन्स, इनमें आते हैं फ्लाइज एंड मस्कीटोज। ये परेशान कर रहे थे, ये खा जा रहे थे, क्रॉप्स को बर्बाद कर रहे थे। हमने क्या किया? हमने ढूंढा एक बैक्टीरिया, बैसिलस thuringiensis। इस बैक्टीरिया में बनते हैं टॉक्सिक, एक टॉक्सिन, जिसे हमने कहा बीटी, नाम आया यहाँ से, बैसिलस thuringiensis से। ये बनाता है एक इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन। इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन जो है वो क्या करता है? इनएक्टिव रहता है खुद में, इनके अंदर तो इनएक्टिव रहता है, ये बैक्टीरिया में इनके पास ये बनाते हैं इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहेगा। अब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया इस चीज़ को प्लांट में, इंसेक्ट्स आए, प्लांट को खा रहे हैं। प्लांट को जब ये खा रहे हैं तो इनमें ये वाले टॉक्सिन है बनाने वाले जीन है, टॉक्सिन बनाने वाले जीन्स। हमने जब ये इंसेक्ट्स जब प्लांट्स को खा रहे हैं तो इनके पेट में गया, इनके मिडगट में गया। जब इनके पेट में गया तो वहाँ पर मिला इन्हें एल्कलाइन पीएच, ठीक है। जब एल्कलाइन पीएच मिल गया, अब ये टॉक्सिन एक्टिवेट हो गए। अब इन्होंने काम करना किया शुरू। तो जब ये एक्टिवेट हो गए इन द गट ऑफ इंसेक्ट, वहाँ पर ये एक्टिवेट होके करते क्या है? पोर्स बनाते हैं, छेद बनाते हैं, जिसकी वजह से पानी अंदर आएगा, स्वेलिंग होगी एंड एक टाइम के बाद वो फट जाएंगे सेल्स, ठीक है। तो लाइसिस होगी। तो इस तरीके से फाइनली जब फटेंगे सेल्स तो धीरे क्या हो जाएगा? फाइनली डेथ हो जाएगा। किसकी डेथ हो जाएगा? प्लांट का नहीं, इंसेक्ट्स का। इन इंसेक्ट्स का, ये जो प्लांट को हार्म कर रहे थे, इनका डेथ हो जाएगा। तो आएंगे, एक बार खाएंगे, कितना खा लेंगे प्लांट को, ठीक है, एक बार एक बाइट लेंगे, कितना ही खा लेंगे। तो यहाँ पर फाइनली इनका डेथ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स क्या हो गए? बाद में फ्यूचर में इन्फेक्शन से बच गए, ठीक है। अब वो वही वाला पेस्ट है, वही वाला इंसेक्ट दोबारा इस प्लांट को हार्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी देख रहे थे कि जो हमने जीन देखा बीटी टॉक्सिन जो हमने बनाया था वो बैसिलस thuringiensis से बनाया। बैसिलस thuringiensis में से कौन से जीन होते हैं जो ये बीटी टॉक्सिन बनाते हैं? तो अब यहाँ पर जो जीन का नाम है वो है क्राई जीन, ठीक है। क्राई जीन बनाता है बीटी टॉक्सिन। अब इस क्राई जीन के अलग अलग वेराइटीज है जो अलग अलग इंसेक्ट्स पर काम करेंगे। इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं ये सारे, जैसे क्राई 1AC, क्राई 2AB, ये दो वेराइटीज है क्राई जीन के जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉटन बॉलवॉर्म्स पर काम करेंगे, मतलब कॉटन के प्लांट को बचाएंगे, ठीक है, बॉलवॉर्म्स से। नेक्स्ट क्राई 1AB, क्राई 1AB जो होता है वो कॉर्न बोरर्स से प्रोटेक्शन करता है। कॉर्न के प्लांट को ऐसे जो इंसेक्ट्स, ऐसे पेस्ट जो उनमें बोर डिग कर देते हैं, ठीक है, मतलब छेद बना देते हैं कॉर्न के प्लांट में, तो कॉर्न बोरर्स से बचाएगा। अब हम आ जाते हैं अगले तरीके से, कैसे हमने प्लांट को रेजिस्टेंट बनाया है पेस्ट से कि उसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, वो रेजिस्ट कर देगा। जैसे हमने यूज़ किया RNA इंटरफेरेंस टेक्निक। RNA इंटरफेरेंस टेक्निक में हमने एक्चुअली में RNA को साइलेंस किया, इसे RNA साइलेंसिंग भी कहते हैं, जीन साइलेंसिंग, ठीक है। RNA इंटरफेरेंस में हमने क्या किया, देखो क्या हो रहा था, टोबैको प्लांट जो है उसके रूट्स में एक टाइप का निमेटोड, मेलाइडोगाइन इनकॉग्नाइटा, ठीक है, मेलाइडोगाइनी इनकॉग्नाइटा एक निमेटोड है। निमेटोड क्या कर रहा था? इन्फेक्शन कॉज कर रहा था टोबैको प्लांट के रूट्स में। अब हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? हमने एक्चुअली में बनाया एक ऐसा डबल स्ट्रैंडेड RNA हमने बना दिया जिसके वजह से ये आगे ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। एक्चुअली में RNA जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए। हमने पढ़ा था कि RNA अगर डबल स्ट्रैंडेड हुआ तो एक टाइप का सेंस स्ट्रैंड होगा, एक एंटी सेंस स्ट्रैंड होगा, दोनों अलग अलग टाइप के प्रोटीन बना देंगे, तो वहाँ पर एक्चुअली मशीनरी पूरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इसीलिए हमेशा RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए। हमने क्या करवाया? हमने जानबूझ के ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस करवाए जिसकी वजह से जो मेलाइडोगाइन इनकॉग्नाइटा है इसके लिए जो बहुत ही क्रूशियल जीन हो,
ठीक है, इसके लाइफ को वो सपोर्ट करता हो, ऐसे जीन से जो mRNA बन रहा है उसका हमने डबल स्ट्रैंडेड करवा दिया। और जब ये डबल स्ट्रैंडेड बनेगा तो अकॉर्डिंग टू अ टेक्निक जो यूकैरियोट्स में होते हैं कि अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कभी भी बनता है बॉडी में तो उसको कट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने वही किया, कट किया, और फिर फाइनली ट्रांसलेशन नहीं होगा इस mRNA का, जिसकी वजह से एक ऐसा प्रोटीन बनता जो इसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी था। कहाँ सर्वाइव करता है? इसके रूट्स में। ठीक है, जब इसके रूट्स में सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ऐसा हमने प्रोटीन बनने नहीं दिया। कैसे नहीं बनने दिया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना के उसको हमने साइलेंस कर दिया, उसको आगे काम ही नहीं करने दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने टोबैको प्लांट को बचा लिया है। ओके, अब वेक्टर जो हमने यहाँ पर यूज़ किया, एग्रोबैक्टीरियम। बायोटेक्नोलॉजी में हम वेक्टर यूज़ करते थे एक जगह से एक जीन उठाकर एक होस्ट में ऐड करने के लिए। ठीक है, तो जो वेक्टर हमने यूज़ किया यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम, हमने पढ़ा था प्लांट के लिए सबसे जो क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट वेक्टर होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियस, तो हमने यहाँ पर वही यूज़ किया है। ठीक है, देखो किया क्या हमने, निमेटोड स्पेसिफिक जीन जो निमेटोड के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे जीन हमने इंट्रोड्यूस कराए। और वहाँ पर ऐसा हमने किया कि एंटीसेंस और सेंस आरएनए दोनों बनेगा, मतलब आरएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। जब ये डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, इसके बाद आरएनए साइलेंसिंग स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से इसे कट कर दिया जाएगा। जब ये आरएनए ही नहीं बचा तो आगे यहाँ पर हमारा प्रोटीन नहीं बनने वाला। जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये जो निमेटोड है ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हमने प्लांट्स को बचाया है। किससे? हमारा ये जो पेस्ट था, यही पेस्ट है हमारा, ठीक है, मिलाइडोगाइन इनकॉग्नाइटा, उससे। तो ये है आरएनए इंटरफेरेंस का टेक्निक, जिसे हम बोलते हैं आरएनए साइलेंसिंग भी। अब हम आ जाते हैं मेडिसिन में क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की। यहाँ तक हमने पढ़ा एग्रीकल्चर में हमारे बायोटेक्नोलॉजी को हमने किस तरीके से यूज़ किया, एक बीटी कॉटन से और एक हमने अपने टोबैको प्लांट को बचाया है। अब हम आते हैं मेडिसिन में इसके एप्लीकेशंस। तो मेडिसिन में अभी तक हमने अराउंड द वर्ल्ड टोटल 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, वर्ल्ड में 30 अलाउड किए गए हैं, वर्ल्ड में 30 यूज़ होते हैं, पर करेंटली इंडिया में सिर्फ 12 अलाउड है। ठीक है, परमिशन इंडिया में सिर्फ 12 को मिला हुआ है ताकि वो पब्लिक यूज़ के लिए हम उसे निकाल सकें। इसमें से सबसे पहला तरीका एक हम जो मेडिसिन में यूज़ करते हैं दैट इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। हमने इंसुलिन बनाया है बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके, और जो सबसे पहली कंपनी थी जो इंसुलिन को पब्लिक यूज़ में जिसने लेकर आया दैट वाज एली लिली। ठीक है, एली लिली पहली कंपनी थी जिसके वजह से इंसुलिन जो है हमने एक्चुअली में लैब में सिंथेसाइज किया है और उसे पब्लिक यूज़ के लिए लेकर आया। पहले क्या होता था, इंसुलिन डायबिटीज़ पेशेंट को यूज़ होता है। इंसुलिन जो है हम डायबिटीज़ पेशेंट को देते थे कहाँ से? बोवाइन एनिमल्स से, काउज से, बफेलो से। इनका इंसुलिन, इनके पैंक्रियाज से हम इंसुलिन निकालते थे और पेशेंट्स को दिया जाता था। पर इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, बहुत बार रिएक्शन कर जाते थे, बहुत लोगों को वो सपोर्ट नहीं करता था। तो इसका इलाज क्या, प्लस हमारे पास अमाउंट भी बहुत लिमिटेड रहता था क्योंकि हम एक्चुअली उसे एनिमल्स के पैंक्रियाज से निकाल रहे हैं। अब हमने एक तरीका निकाला जिसके वजह से वो सेम टू सेम ह्यूमन इंसुलिन जैसा भी हो, प्लस अमाउंट भी हमारा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो जिसके लिए हमने एक बैक्टीरिया को यूज़ किया। बैक्टीरिया में हमने इंसुलिन के जीन्स को बनाने के लिए इंट्रोड्यूस कराया। अब देखो इंसुलिन में क्या होता है, एक ए चेन होता है, एक बी चेन होता है, और ये कनेक्टेड होते हैं, ए बी जो होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ये हमारा मैच्योर इंसुलिन होता है। ठीक है, जो हमारा मैच्योर इंसुलिन है उसमें सिर्फ 2 चेन होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारा इमैच्योर इंसुलिन की, तो वहाँ पर जो, या फिर हम इसे प्रो इंसुलिन कहते हैं। ठीक है, तो प्रो इंसुलिन या फिर इमैच्योर इंसुलिन में हमारे पास टोटल 3 चेन होते हैं, ए बी और सी। तो सी चेन इस तरीके से कनेक्टेड होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हमने प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन बनाना है तो ये सी चेन को हमें हटाना पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम बस वहीं पर आ रही थी, हम यहाँ पर ए बी और सी चेन बना तो ले रहे थे, ये सारे चेन जो है हम बना तो ले रहे थे बैक्टीरिया में, बट फाइनली हमें जब मैच्योर इंसुलिन चाहिए जो एक्चुअली में काम कर रहा है तो उसके लिए सी चेन हटाना था, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो हमने एक तरीका निकाला कि हम ए चेन बनाने के लिए जीन अलग से इंट्रोड्यूस करेंगे,
बी चेन बनाने के लिए जीन अलग से इंट्रोड्यूस करेंगे। जब ए और बी चेन बन चुका है उसके बाद हम उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाद में फिर हम इसे डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ेंगे। तो इस तरीके से फाइनली हमने इंसुलिन बनाया है एंड देन वो पब्लिकली यूज करने के लिए अलाउड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी कब यूज करते हैं हम? जीन थेरेपी तब यूज करते हैं जब कोई जेनेटिक डिजीज हो जाती है। ठीक है, जब जेनेटिक डिजीज हो तो वहां पर हम जीन्स में चेंजेस कहते हैं, जिससे बोलते हैं जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी जो सबसे पहले यूज किया गया था वो यूज किया गया था 1990 में। किसके लिए यूज किया गया? यहाँ पर एक एडीए डेफिशिएंसी के लिए यूज किया गया था, जो कि एक 4 साल की बच्ची को एडीए डेफिशिएंसी थी। ठीक है, अब एडीए क्या करता है? ये एक्चुअली में ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स को इफेक्ट करता है। यहाँ पर क्या हो गया, अगर एडीए डेफिशिएंसी होगी तो ऐसे इंसान में इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। जब इम्यूनिटी कम होगी तो वो लगातार बीमार पड़ेगी। तो इसमें देखो 3 तरीके से हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। एक तरीका एंजाइम रिप्लेसमेंट, मतलब एडीए जीन नहीं, एडीए जीन है नहीं, एडीए एंजाइम बन नहीं रहा है। ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बन नहीं रहा, हम सीधे उसे इंजेक्ट कर देते हैं पेशेंट के बॉडी में। कमी थी, पूरी कर दी हमने, जिससे हम कह रहे हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट। दूसरा तरीका, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं। एडीए कर क्या रहा था? लिम्फोसाइट्स को इफेक्ट कर रहा था। ठीक है, हमने सीधे सीधे ना जीन इंट्रोड्यूस किया ना एंजाइम इंट्रोड्यूस किया, हमने एंड प्रोडक्ट को ही उसमें पेशेंट में हमने भेज दिया, दैट वाज लिम्फोसाइट। सीधे से हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दिया, बोन मैरो इजीली बना पा रहा है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तीसरा तरीका है हमारा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में हम करते क्या है, पेशेंट है उसके ब्लड में से हम निकालेंगे लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को निकाला हमने, यहाँ पर हमने फंक्शनल एडीए cDNA ऐड किया है। ठीक है, cDNA कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जाकर बनाएगा आरएनए और फिर बनाएगा प्रोटीन, जो कि है हमारा एंजाइम। तो एडीए एंजाइम जो बनेगा वो इस तरीके से बन रहा है। और ये हमने ऐड कैसे किया है? कौन सा वेक्टर यूज किया? रेट्रोवायरस। ये रेट्रोवायरस का काम ही होता है, रेट्रोवायरस आरएनए से डीएनए की तरफ उल्टा जाता है, सेंट्रल डॉगमा के बिल्कुल ऑपोजिट जाता है। ठीक है, तो हमने ये काम किया, लिम्फोसाइट में ही हमने एडीए वाले cDNA को इंट्रोड्यूस कराया और फिर वापस से पेशेंट के ब्लड में ऐड कर दिया। तो यहाँ से क्या हो रहा है, हमारे ये जो भी हमने काम किया है, डेफिशिएंसी थी, हमने उसको खत्म कर दिया है। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट किया गया था एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल में, जिसमें एडीए डेफिशिएंसी, एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी थी। इसे कहते हैं जीन थेरेपी, सिंपल। ठीक है, तो अभी तक हमने मेडिसिनल पर्पस में क्या क्या किया? एक हमने बनाया इंसुलिन, दूसरा हमने क्योर किया एडीए डेफिशिएंसी, और इस तरीके से और जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उसे भी हम क्योर कर सकते हैं। अगर यही चीज़ हम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते हैं तो ये परमानेंट क्योर हो जाता है। पर जब हम जन्म लेने के बाद ये 4 साल की बच्ची में किया गया तो ये कुछ टाइम के बाद दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, इमॉर्टल नहीं होंगे ये ऐसे वाले लिम्फोसाइट्स। पर इसी चीज़ को हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब करते हैं, तो ये परमानेंट क्योर हो जाता है। ठीक है, अब एक हमने बोला था कि हम थेरेप्यूटिक्स यूज़ कर रहे हैं, ये थेरेप्यूटिक्स में आ गया। अब हम आते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब हम किसी चीज़ का पता लगा रहे हैं, किसी बीमारी का पता लगा रहे हैं। तो जब हम डायग्नोसिस यूज़ करें तो डायग्नोसिस में 3 टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। पहला आएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो हमने पढ़ा। दूसरा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं किसी भी जीन का। ठीक है, जब हम जीन एम्प्लीफाई कर दे रहे हैं, हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल लाखों करोड़ों सेल्स में, ठीक है, करोड़ों जीन्स के जो है, करोड़ों जीन्स है, उसमें एक छोटा सा ऐसा HIV वायरस का जीन पड़ा हुआ है। ठीक है, करोड़ों सेल्स में एक सेल को HIV ने इन्फेक्ट किया है। तो अगर हम ओवरऑल उसका प्रोडक्ट देखेंगे HIV का, तो एक सेल जो अभी बिल्कुल न्यूली इन्फेक्टेड है तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट जनरेट नहीं कर पाएगा, वो ज़्यादा इफेक्ट कॉज नहीं करेगा बॉडी में, कोई सिम्टम्स नहीं आने वाले हैं। बट अगर हम उसके जीन को एम्प्लीफाई कर देते हैं 1000 टाइम, मिलियन टाइम, बिलियन टाइम, तो वहाँ पर हमें उसका असर देखने को मिल जाएगा और हम उसे ईजिली थ्रू मॉलिक्यूलर टूल्स डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, उसके प्रोडक्ट्स जो है वो सेल्स में बाय प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल जाएंगे।
तो इसीलिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो एम्प्लीफिकेशन करता है, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं किसी भी बीमारी का जो अभी अभी सिम्टम्स नहीं कॉज कर रहे हैं। फिर हम आते हैं एलाइजा पर। एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। एलाइजा में क्या करते हैं, हम एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन करवाते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे बॉडी में किसी भी वायरस या बैक्टीरिया कोई सा भी पैथोजन है जो कि अभी सिम्टम कॉज नहीं कर रहा है, ठीक है, जैसे HIV है, वो 5 से 10 साल के बाद अपना सिम्टम दिखाता है, वो उसके पहले सिम्टम्स आते ही नहीं है। हल्का फुल्का लोग बीमार होंगे जिसमें लोग पैरासीटामोल खा लेते हैं या कोई सी भी हम दवाई खा लेते हैं, खुद से पता नहीं चलता है। 5-10 साल के बाद पता चलता है जब वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुका होता है। तो इस तरीके की बीमारी में अगर पता लगाना है जल्दी, ठीक है, तो एलाइजा एक अच्छा टेक्निक है। एलाइजा में क्या होगा, एंटीजन को हम डिटरमाइन कर लेंगे। HIV है, HIV जब वायरस गया है तो उसके पास वो अपने कुछ प्रोटीन्स बनाएंगे। एंटीजन क्या होता है, बेसिकली इनका नेचर प्रोटीन होता है। तो जब एंटीजन ब्लड में है, वो कहीं ना कहीं ब्लड में एंटीजन होगा जो अभी इतना इफेक्टिव नहीं है, हम क्या करेंगे, इसी के स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बना देंगे। हमें पता है कि HIV का एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज कैसे बनते हैं, हमने लैब में बना लिया है। और हम ब्लड लेंगे जिस पर भी हमें डाउट है कि ठीक है ये पेशेंट आया है, इसे डाउट है मुझे HIV का टेस्ट कराना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लड लेंगे। ब्लड में हम एंटीजन जो है उसके ब्लड में होगा, हमने एंटीबॉडीज डाल दी है, तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे। तो जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस होगा। हमने ऐसे एलाइजा, बहुत सारे टाइप के एलाइजा होते हैं, ठीक है, वहाँ पर अगर एक स्पेसिफिक टाइप का कलर प्रोड्यूस होगा या जिस टाइप का भी रिएक्शन होगा, अगर ये रिएक्शन हुआ है तो हमें वहाँ पता चल जाएगा। अगर ये रिएक्शन हुआ है इसका मतलब ये एंटीजन ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है। ये जल्दी पता लगाने का कोई किसी भी बीमारी के लिए, इवन कैंसर के लिए भी, कैंसर इजीली बहुत जल्दी डिटेक्ट नहीं होता है, कैंसर भी बहुत लेटर स्टेजेस में डिटेक्ट होता है। तो इस टाइप की बीमारी को जल्दी पता लगाने के लिए हम ये 3 टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आ जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होता है, जिनमें हमने कोई से भी फॉरेन जीन्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, हमने अपने फायदे के लिए एनिमल्स के जीन्स को मॉडिफाई किया है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल में बहुत सारे हो सकते हैं, रैट्स है, रैबिट होते हैं, पिग, शीप, काऊ और फिश। लेकिन सबसे ज़्यादा लैब में अगर कोई ट्रांसजेनिक एनिमल यूज होता है तो माइस। 95% ऑफ द रिसर्चेज में सिर्फ और सिर्फ माइस यूज किया जाता है एज अ ट्रांसजेनिक मॉडल, एज अ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब इनको यूज करने का फायदा क्या है, सबसे पहला फिजियोलॉजी को हम स्टडी करेंगे, फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। कैसे पता चलता है कि किसी भी बॉडी में कोई सा भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ पर कैसे पता चल रहा है कि इस चेन ऑफ प्रोसेसेस से हो रहा है, यहाँ पर केमिकल्स रिएक्शन इस तरीके से हो रहे हैं, कैसे पता चलता है। हम क्या करेंगे, हमें लगता है कि हो सकता है एक तरीका है थ्रू ए पाथवे चल रहा है बॉडी में, एक कोई सा भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, मान लेते हैं डाइजेशन ही है, थ्रू ए पाथवे जा रहा है या थ्रू बी पाथवे जा रहा है, ठीक है। अब या तो ए पाथवे या तो बी पाथवे, हमें कैसे कंफर्म होगा कि कौन सा पाथवे एक्चुअली है। हम ए पाथवे में से कोई ऐसा पाथ, एक ऐसा रूट ऑल्टर कर देंगे, एक ऐसी चीज को खराब कर देंगे या निकाल देंगे, ठीक है, और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या वो प्रोसेस वैसा ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। अगर नहीं, इसका मतलब वो प्रोसेस एक्चुअली ए पाथवे के थ्रू जा रहा था जिसमें हमने गड़बड़ किया, तो प्रोसेस में गड़बड़ हो गया। अगर नहीं होता है तो हो सकता है बी से हो, तो बी पाथवे में भी हम यहाँ कुछ अड़चन, कुछ ऑल्टरेशन करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। अब अगर बी पाथवे के कोई हम जीन को निकाल लेते हैं, किसी प्रोटीन को हम हटा देते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा करते हैं, उसके बाद अगर सेम प्रोसेस है जैसा डाइजेशन है, सेम सही तरीके से नहीं हो रहा है, इसका मतलब बी पाथवे से हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी स्टडी करने के लिए हमें उस चीज़ को पहले ऑल्टर करना पड़ेगा, वहाँ ब्रेक लगाना पड़ेगा, उस चीज़ को थोड़ा सा खराब करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा अच्छा इसकी इंपॉर्टेंस ये थी। ओके, नाउ स्टडी ऑफ डिजीज। दूसरा तरीका है कि हमने बहुत सारे मॉडल्स बनाए हैं, जैसे ट्रांसजेनिक मॉडल्स बनाए कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए और एल्जाइमर के लिए। अब होता क्या है, इसमें मॉडल्स बनाने का मतलब है जैसे हमें क्योर करना, हमें एक क्योर निकालना है फॉर कैंसर, ठीक है, कोई सा भी कैंसर है, हमें क्योर निकालना है कैंसर के लिए। हमने क्या किया, हमने जो माइस लिया है एज अ ट्रांसजेनिक एनिमल, उसमें हमने कैंसर इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, उसको हमने कैंसर करवाया। अब इसे हम कहेंगे यहाँ पर हमने डिजीज स्टडी के लिए मॉडल बना लिया। वो जो माइस है
वो कैंसर मॉडल है अब हमारे पास। अब हम उसे दवाई देंगे और उसे ट्रीट करेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारा जो दवा है, हमारा जो क्योर है, वो कितना इफेक्टिव है, कितने % क्योर कर पा रहा है। तो इसे हम कहते हैं डिजीज स्टडी के लिए ट्रांसजेनिक मॉडल्स बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है कोई सा भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस वाले जीन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जैसे इंसुलिन हमने बनाया, इंसुलिन भी एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो हमने बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कराया था, उसके लिए जीन्स। फिर एक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए हमने एम्फाइसेमा को हमें क्योर करना था, तो इसके लिए हमने एक जीन इंट्रोड्यूस किए एनिमल्स में, जिसे हम कहेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल हमने बनाया। फिर फिनाइल कीटोन यूरिया को ट्रीट करने के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट करने के लिए, ऐसे बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ किया है। अब यहाँ पर एक नाम है ट्रांसजेनिक काऊ। ठीक है, ट्रांसजेनिक काऊ मतलब हमने उस काऊ के अंदर कुछ ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं जिसके वजह से उसका जो मिल्क है उसमें ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन बना। अब ये ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन जो है वो एक्चुअली ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है। तो हमने ऐसे जीन इंट्रोड्यूस कराए कि जो बोवाइन एनिमल है, जो काऊ है, उसमें हमारे ह्यूमंस के जैसे मिल्क प्रोटीन्स बन रहे हैं। ठीक है, इस काऊ का नाम दे दिया गया रोजी। चलो नेक्स्ट आते हैं वैक्सीन सेफ्टी। कोई सा भी वैक्सीनेशन अगर हम डेवलप कर रहे हैं किसी भी बीमारी के लिए, तो उसे डायरेक्ट ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं अलाउ किया जा सकता है। ठीक है, अनएथिकल है, बिल्कुल भी ये अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वैक्सीन सेफ्टी सबसे पहले एनिमल्स पर वैक्सीन को टेस्ट करेंगे। माइस हो सकते हैं, मंकी हो सकते हैं, उन पर टेस्ट किया जाता है। अगर उनमें इफेक्टिव मिला फिर हम ह्यूमन ट्रायल्स करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, लेकिन पहले ह्यूमन्स पे नहीं किया जाता है डायरेक्ट। फिर हम आते हैं क्लिनिकल सेफ्टी टेस्टिंग। क्लिनिकल सेफ्टी टेस्टिंग में भी सेम करते हैं हम। किसी भी दवा, कोई सा भी ऐसा दवा हो, उसकी अगर हमें टेस्ट करना है कि वो कितना सेफ है या कितना टॉक्सिक है, तो हम पहले इंसानों पे यूज़ नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। हमें क्या करना है, जो भी हम जानवर है, जो भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं हमारे, माइस हो गया, मंकी हो गया, रैबिट हो गया, हम उसे सेंसिटिव बना देते हैं पहले किसी भी टॉक्सिन को लेकर। उसे जब हम सेंसिटिव बनाएंगे और उसके बाद हम जब वो टॉक्सिन इंट्रोड्यूस करेंगे या वो दवा इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर हम उनमें स्टडी करेंगे कि ये कितना इफेक्ट कर रहा है इनको। ठीक है, तो पहले हम इनको पहले ही सेंसिटिव बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कैंसर मॉडल्स में पढ़ा, पहले हम इनको कैंसर इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर हम दवा चेक करते हैं। तो इसी तरीके से पहले हम इनको बहुत ही सेंसिटिव बनाएंगे कि इन पर असर करना ही चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कितने लेवल पर असर करता है, किस डिग्री पर ये इनको इफेक्ट करता है। तो ये सारे तरीके हैं जहाँ पर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ करते हैं। ऑल्दो बहुत ही एथिकल नहीं है, बट स्टिल ह्यूमंस पर डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए एनिमल्स को पहले एनिमल्स पर ट्राई करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे कुछ एथिकल इश्यूज़ हैं। जैसे अब किसी भी तरीके का, किसी भी क्रॉप में, किसी भी एनिमल्स में कोई सा भी जीन इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। क्या पता बाद में वो एक ऐसे एनिमल बन जाए जो कि बहुत ही डेंजरस हो, बहुत ही कुछ ट्रीट ना किया जा सके, कुछ ऐसा बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक कमिटी बनाई गई हमारे पास, जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। इस कमिटी का काम क्या है कि पहले तो वैलिडेट करेंगे कि हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो क्या सही है, क्या एथिकल ग्राउंड, मॉरल ग्राउंड, क्या ह्यूमैनिटी के लिए, क्या हर तरीके से वो सही है, उसका वैलिडेशन होगा। उसके बाद ये भी चेक किया जाएगा कि वो पब्लिक यूज़ में लाने के लिए कितना सेफ़ है। अगर सेफ़ नहीं है तो उसे पब्लिक यूज़ में नहीं लाया जाएगा। हो सकता है उसके लिए हमने लाखों रुपए खर्च किए हो, पर अगर वो सेफ़ नहीं है तो हम उसे पब्लिक यूज़ के लिए नहीं लाएंगे। तो ये कमिटी के अप्रूवल के बाद ही कोई सी भी ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स या ऐसे कोई से भी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं मार्केट में। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कुछ और एथिकल इश्यूज़ आए हैं बायोपायरेसी के, इसको हम थोड़ा सा एड्रेस करते हैं। जैसे पेटेंट होता है, तो पेटेंट हम उन चीज़ों का कराते हैं जो हमने बनाया है, हमारे इन्वेंशन से। किसी और की चीज़ों को लेकर हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इंडिया में हमें पता है कि हम हमेशा से, सदियों से बासमती राइस उगा रहे हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 2 लाख वैरायटी ऑफ राइस इंडिया में पाए जाते थे हमेशा से, जिसमें से बासमती राइस के 27 वैरायटीज़ डॉक्यूमेंटेड है। एक्चुअली में इन पेपर है 27 वैरायटीज़। अब हुआ क्या कि 1997 में एक अमेरिकन कंपनी आई,
उन्होंने हमारे राइस को उठाया, एक दूसरे राइस प्लांट के साथ क्रॉस करवाया और एक हाइब्रिड प्लांट बनाया। अब उन्होंने क्या किया, उस हाइब्रिड प्लांट का पेटेंट ले लिया। पेटेंट कहाँ से मिला उन्हें? यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से पेटेंट ले लिया वहाँ पर। अब उस पेटेंट को वो कैसे यूज़ कर रहे थे, उस पेटेंट की वजह से उन्होंने बोला कि इस राइस वैरायटी को प्लस जहाँ से हाइब्रिड, जिन 2 वैरायटी से वो हाइब्रिडाइज हुआ है, वो राइस वैरायटी को इंडिया या कोई और कंट्री वाले यूज़ नहीं कर सकते बिना उनके परमिशन के। अगर उनको यूज़ भी करना है तो उन्हें पैसे देने होंगे। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है कि हमारे ही चीज़ों को लेकर वो कुछ मॉडिफिकेशन करके उसके बाद वो हमसे ही पैसे ले रहे हैं, हमें ही यूज़ करने नहीं दे रहे। तो इस तरीके की चीज़ें आई हैं, बट इसे बाद में रिजॉल्व किया गया, ठीक है। फिर ये पेटेंट उनसे वापस लिया गया है। सेम चीज़ हुआ है हमारे और भी प्लांट्स से, जो हम आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं, जो हम हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे टर्मरिक हो गया एंटीबैक्टीरियल, नीम हो गया एंटीबैक्टीरियल, हम हमेशा से इन आयुर्वेदिक यूज़ करते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों पर भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। बाद में ठीक है वो रिजॉल्व कर लिया गया है, क्योंकि हमने वो प्रूव किया कि ये हम सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं। तो बायोपायरेसी का मतलब यही होता है, यहाँ पर एक वर्ड आता है बायोपायरेसी। जैसे पायरेटेड वर्जन ऑफ एनी सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है ना, तो वो बिल्कुल इलीगल होता है। तो बायोपायरेसी यहाँ पर वर्ड क्या बताता है कि हम किसी बायोलॉजिकल चीज़ों की पायरेसी कर रहे हैं, मतलब इलीगल तरीके से यूज कर रहे हैं। तो बायोपायरेसी में क्या बोलते हैं, कोई से भी मल्टीनेशनल कंपनीज है या कोई कंपनी है, अगर वो कोई सा भी प्रोडक्ट लेकर आ रहा है किसी और कंट्री से, किसी और पीपल से, कहीं से लेकर आया है, और उनको बिना मॉनिटरी बेनिफिट दिए हुए, बिना उनको किसी तरीके का कॉम्पनसेशन दिए हुए, बिना उनके परमिशन के अगर उसने अपने नाम पे पेटेंट करा लिया है, अपना पूरा वहाँ पर राइट्स रिजर्व कर लिया है, इसे हम लेकर आते हैं बायोपायरेसी में, ठीक है। ये बिल्कुल भी इलीगल है। तो बाद में फिर इंडिया में बहुत सारे ऐसे लॉज पास हुए हैं, अमेंडमेंट एक्ट्स हुए हैं, जिनके वजह से हम अपने जो भी ये सारी चीज़ें हैं, हम अपने जो पुराने सदियों से चले आ रहे हैं, हमारे पास जो बहुत अच्छे खासे हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं, हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई और ना लेकर चला जाए, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे लॉज हुए, और वैसे भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती है। डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करते हैं, हमसे उठाकर लेकर जाते हैं ऐसे सारे रिसोर्सेज, और वो अपने नाम पे पेटेंट करवा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब फिलहाल धीरे धीरे प्रिवेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए कमिटी बनाई जा रही है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, एंड होपफुली समझ में आया हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2025। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।